हरिओम बच्चों, अध्याय 6 वंशागति के आणविक आधार। इसमें मैंने पिछली क्लास में आपको डीएनए के प्रतिकृति के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था। आज हम डीएनए प्रतिकृति से संबंधित कौन कौन से एंजाइम्स हैं और उनकी कार्यप्रणाली क्या है इसके बारे में समझेंगे। सजीव कोशिकाओं जैसे कि इस्चेरिचिया कोलाई में प्रतिकृति हेतु एंजाइम्स के समूहों की आवश्यकता होती है। आपको मालूम है कि एंजाइम्स जो है वो किसका कार्य करते हैं? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है, एंजाइम्स ही उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो इस्चेरिचिया कोलाई में प्रतिकृतिकरण के लिए एंजाइम्स के समूहों की आवश्यकता होती है। मुख्य एंजाइम्स जो डीएनए पर निर्भर हैं वह है डीएनए पॉलीमरेज। जो मुख्य एंजाइम है डीएनए पर जो निर्भर कर रहा है वो कौन सा एंजाइम है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब ध्यान रखेंगे एंजाइम्स के नाम के पीछे एज का उच्चारण आता है, इससे पता चल जाता है कि वो एंजाइम्स नेम है। यह डीएनए टेम्पलेट का उपयोग डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के बहुलक को उत्प्रेरित करता है, अर्थात बहुलकन की क्रिया को उत्प्रेरित कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? डीएनए टेम्पलेट का जो उपयोग है, टेम्पलेट आपको बताया था सिंगल स्ट्रैंड हो गया इस प्रकार, तो ये टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो यह डीएनए टेम्पलेट का उपयोग डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के बहुलन को उत्प्रेरित करता है, यानी बहुलीकरण के लिए उत्प्रेरण का कार्य करता है। यह एंजाइम काफ़ी प्रभावी है क्योंकि बहुत ही कम समय में अधिक संख्या में न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलकन को ये उत्प्रेरित करता है। अब यदि कल्पना करें कि इस्चेरिचिया कोलाई में 4.6 इंटू 10⁶ क्षार युग्मक मिलते हैं। इमेजिनेशन में कि इस्चेरिचिया कोलाई में कितने क्षार युग्मक है? 4.6 इंटू 10⁶। आप इसका इंटू करिएगा, कितनी ज़्यादा संख्या है। इसकी तुलना मानव के द्विगुणित संख्या 6.6 इंटू 10⁹ क्षार युग्मक से करिए, जिनमें प्रतिकृति प्रक्रिया के पूर्ण होने में 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लग रहे हैं? 18 मिनट, 18 मिनट। इसका मतलब बहुलीकरण की औसत दर लगभग कितना? 2000 क्षार युग्मक प्रति सेकंड, 1 सेकंड में औसत निकालते हैं तो कितना निकल रहा है? 1 सेकंड में लगभग 2000 क्षार युग्मक का बहुलीकरण हो रहा है। ठीक है, ये केवल बहुलीकरण को ही तेज नहीं कर रहा है बल्कि अधिक शुद्धता के साथ अभिक्रिया को उत्प्रेरित भी करते हैं। प्रतिकृति में किसी भी तरह की गलती के परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन होता है। मान लीजिए जिस समय प्रतिकरण हो रहा था, डीएनए की पुनरावृत्ति हो रही है, उस समय पर यदि कोई गलती हो जाए तो वही उत्परिवर्तन कहलाता है, अर्थात अचानक होने वाला परिवर्तन। इसके अतिरिक्त ऊर्जा की दृष्टि से प्रतिकृति एक महंगी प्रक्रिया है, अतः डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसके अतिरिक्त अवस्तर की तरह कार्य करते हुए बहुलीकरण अभिक्रिया के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी की तरह डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में 2 टर्मिनल फॉस्फेट उच्च ऊर्जा वाले फॉस्फेट हैं। यहाँ प्रतिकृति द्विशाख दिखाया गया है आपको, द्विशाख, 2 शाखा आपको दिखाई दे रही है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं। ये यहाँ पर देखिए डीएनए टेम्पलेट डीएनए रज्जु लिखा है, तो ये जो नीले कलर में आपको दिख रहा है ये दोनों अलग अलग हुए स्टैंड है, जिसमें से एक स्टैंड 5 एंड वाला है और दूसरा 3 एंड वाला है। अब इसमें आगे ये जो द्विशाखी, ये 2 शाखा बनी, तो यहाँ पर ये दोनों क्या हुआ? प्रतिकृति के तहत बनने वाले डीएनए हैं, जिसमें सतत संश्लेषण और असतत संश्लेषण, इसके तहत 9 संश्लेषित रज्जुओं का निर्माण दिखाई दे रहा है चित्र में। ये जो रेड कलर का आपका एरो मार्क लगा हुआ है ये 9 संश्लेषित रज्जु है, अर्थात नया बनने वाला स्ट्रैंड। ठीक है, इस प्रकार प्रतिकृत द्विशाख आपको दिखाई दे रहा है। आपको इसके पहले भी जो चित्र है जिसमें आपने ये इसमें इसी चित्र को आगे आपको दिखाया गया है, ये भी आपका प्रतिकृति में द्विशाख का विस्तार से आपको समझाया गया अर्धसंरक्षी में।
तो यहाँ पर ये द्विशाख प्रतिकृति द्विशाख के रूप में दिखाया गया है। अधिक शुद्धता के साथ प्रतिकृति प्रक्रम को पूर्ण करने हेतु डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज के साथ अन्य एंजाइम्स की भी आवश्यकता होती है। लंबे डीएनए अणुओं के दोनों रज्जुक एक साथ पृथक नहीं होते, क्योंकि डीएनए के जो अणु हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं। लंबे जो डीएनए अणु होते हैं उनके दोनों रज्जुक एक साथ अलग नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रतिकृति हेतु डीएनए कुंडलिनी छोटे छोटे भाग में खुलते हैं, जिसे प्रतिकृति द्विशाख कहते हैं, यानी खंडों के रूप में अलग होते हैं। एक जैसे जो डीएनए लंबे होते हैं उनका एक साथ है, दोनों स्ट्रैंड एक साथ अलग नहीं होता है। दोनों स्ट्रैंड को एक साथ अलग होने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो प्रतिकृति हेतु यानी जब उसका प्रतिकृति तैयार होना है तो उस समय पर डीएनए की जो कुंडलिनी है वह छोटे छोटे भाग में खुलता है, खंडों के रूप में, जिसे प्रतिकृति द्विशाख कहते हैं। डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज बहुलकन केवल एक दिशा अर्थात 5 एंड से 3 एंड की ओर उत्प्रेरित करता है। इसको ध्यान रखेंगे, 5 एंड से 3 एंड। इधर ही डीएनए पॉलीमरेज बहुलकन केवल एक दिशा में 5 एंड से 3 एंड इस दिशा की ओर ही उत्प्रेरित करता है। यह प्रतिकृति द्विशाख पर कुछ जटिलता पैदा करती है। फलस्वरूप 3 एंड टू 5 एंड, 3 एंड से 5 एंड ध्रुवता वाली टेम्पलेट की लड़ी पर प्रतिकृति सतत होती है। आपको चित्र में एक तरफ सतत और एक तरफ असतत, ये देखिए, ये सतत संश्लेषण और ये असतत संश्लेषण, ये जो दिखाई दे रहा है ना। बताया क्या जा रहा है आपको, यहाँ पर समझना है आपको इस चीज को कि जो सतत और असतत संश्लेषण बोला जा रहा है वो क्या है। डीएनए पर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स बहुलकन के लिए कौन सी दिशा बताइए, एक ही दिशा, कौन सी दिशा, 5 एंड से 3 एंड, ठीक है, इस ओर उत्प्रेरण का कार्य करता है। यह प्रतिकृति द्विशाख पर कुछ जटिलता पैदा कर देता है। फलस्वरूप 3 एंड से 5 एंड, यानी यहाँ पर जटिलता पैदा हो जाती है। तो 3 एंड, इसके पश्चात क्या होता है, 3 एंड से 5 एंड ध्रुवता वाली जो टेम्पलेट की लड़ी है 3 एंड टू 5 एंड की लड़ी पर प्रतिकृत सतत होता रहता है, जबकि दूसरी लड़ी 3 एंड टू 5 एंड ध्रुवता वाले टेम्पलेट पर यह असतत होता है। तत्पश्चात ये असतत रूप से संश्लेषित खंड एंजाइम डीएनए लाइगेज द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। डीएनए लाइगेज असतत रूप में जो संश्लेषित हो रहा है, ये देखिए, ये 5 एंड 3 एंड, 5 एंड से 3 एंड की तरफ जो हो रहा है सतत संश्लेषण, क्योंकि इस दिशा में उत्प्रेरित करता है तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु जो दूसरा स्टैंड है जिसमें 3 एंड 2 क्या है, 5 एंड है, यहाँ पर आपको असतत संश्लेषण दिखाई दे रहा है। इसका कारण आपको बताया, क्योंकि जो 5 एंड से 3 एंड वाला है उसमें तो कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इस दिशा की ओर उत्प्रेरण का कार्य कर ही रहा है, परंतु जो दूसरा स्टैंड है उसमें जटिलता पैदा हो जा रही है, जिसके कारण से वहाँ पर प्रतिकृत सतत ना होकर असतत हो रहा है। तत्पश्चात असतत रूप से, असतत मतलब निरंतर नहीं हो रहा है उसमें, सतत मतलब निरंतर, असतत मतलब निरंतर नहीं हो रहा है वहाँ पर। तत्पश्चात यह असतत रूप से संश्लेषित खंड एंजाइम डीएनए लाइगेज के द्वारा, यहाँ पर जो एंजाइम आएगा वो कौन सा एंजाइम है, डीएनए लाइगेज के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज स्वयं प्रतिकृत प्रक्रम की शुरुआत नहीं कर सकते। ध्यान रखेंगे, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो स्वयं प्रतिकृति प्रक्रम की शुरुआत नहीं कर सकते। प्रतिकृति डीएनए के किसी भी जगह पर प्रतिकृति क्रमहीन प्रारंभ नहीं होती। इस्चेरिचिया कोलाई के डीएनए में कुछ निश्चित स्थान होते हैं जहां से प्रतिकृति की शुरुआत होती है। इन जगहों को प्रतिकृति का स्थल नामकरण दिया गया है। भले ही यहाँ पर एंजाइम्स
ध्यान से समझेंगे। भले ही आपको ये बताया गया कि एंजाइम्स क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखेंगे कि स्वयं प्रतिकृति प्रक्रम की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या कहा जा रहा है कि प्रतिकृति डीएनए की किसी भी जगह पर जो रेप्लिकेशन हो रही है, जो पुनरावृत्ति की शुरुआत हो रही है डीएनए में, डीएनए की किसी भी जगह पर प्रतिकृति क्रमहीन प्रारंभ नहीं होती है। इस्चेरिचिया कोलाई के डीएनए में कुछ निश्चित स्थान होते हैं जहां से प्रतिकृति की शुरुआत होती है, और इन जगहों को बोलते हैं प्रतिकृति का स्थान। हर जगह से डीएनए का प्रतिकृतिकरण होगा ऐसा नहीं है, कहीं से भी शुरुआत हो जाएगी ऐसा नहीं है। उसके लिए पर्टिकुलर स्थान निश्चित है जहां पर से डीएनए की प्रतिकृति की शुरुआत होगी, तो उन स्थलों को कहा गया है प्रतिकृति का स्थल। इस कारण से प्रतिकृति की शुरुआत के लिए आवश्यक डीएनए खंडों की प्राप्ति पुनर्योगज डीएनए विधि के द्वारा होता है। पुनर्योगज डीएनए विधि के द्वारा होता है, जिसमें संवाहक की आवश्यकता होती है। संवाहक अर्थात पहुंचाने वाला, ठीक है। संवाहक से प्रतिकृति की शुरुआत होती है। मूल की प्रकृति और इस जगह पर होने वाले प्रक्रमों के बारे में आप आगे आने वाली और बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपने प्रतिकृति के बारे में अभी पूरी जानकारी आपको नहीं प्राप्त हुई है, क्योंकि यह अत्यधिक जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें से जो आपके लिए आवश्यक है वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। ससीम केंद्रकी सुकेंद्रकी में डीएनए की प्रतिकृति कोशिका चक्र के एस अवस्था में होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। कोशिका डीएनए की प्रतिकृति व कोशिका विभाजन चक्र काफ़ी संभावित ढंग से होती है। डीएनए प्रतिकृति के बाद कोशिका विभाजन न होने के कारण बहुगुणिता की स्थिति यानी पॉलीप्लाइड की स्थिति उत्पन्न होती है। इनमें से कुछ प्रक्रमों के बारे में आगे आप बड़ी कक्षाओं में विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन करेंगे। तो मैंने आपको डीएनए से या डीएनए पुनरावृत्ति, उसी को प्रतिकृति कहते हैं, तो डीएनए पुनरावृत्ति संबंधित एंजाइम्स के बारे में बताया। कोनबर्ग ने 1955 में दिया था इसको सबसे पहले, और किस जीवाणु पे? इस्चेरिचिया कोलाई में, ठीक है। इस्चेरिचिया कोलाई इस जीवाणु पर सर्वप्रथम किसने दिया? कोनबर्ग ने इसको समझाया था, और उन्होंने मुख्यतः 3 एंजाइम्स के बारे में बताया है। और इस कारण से चूंकि कोनबर्ग ने दिया था, इसीलिए इन एंजाइम्स को कोर्नबर्ग एंजाइम्स भी कहते हैं। डीएनए हेलिकेज, डीएनए टोपोआइसोमरेज, डीएनए पॉलीमरेजेस, डीएनए लाइगेजेस, आरएनए प्राइमर और प्राइमर, ये कुछ एंजाइम्स हैं जो डीएनए पुनरावृत्ति से संबंधित होते हैं। आइए अब देखते हैं अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। अनुलेखन, अनुलेखन क्या है? ठीक है, तो अनुलेखन किसे कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, इंग्लिश में हम जिसको ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं ना, डीएनए में उपस्थित अनुवांशिक सूचनाओं का, आप जानते हैं कि डीएनए में अनुवांशिक सूचनाएं पाई जाती हैं। इन अनुवांशिक सूचनाओं का मैसेंजर आरएनए में पहुंचना, ठीक है। डीएनए में क्या है? अनुवांशिक सूचनाएं संग्रहित हैं। अब इन सूचनाओं का मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए में पहुंचना, इसी को बोलते हैं अनुलेखन। या फिर ये भी कह सकते हैं आप कि डीएनए द्वारा मैसेंजर आरएनए का निर्माण। किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा मैसेंजर आरएनए का निर्माण, ये भी कह सकते हैं, मैसेंजर आरएनए का निर्माण। इस प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं, ध्यान रहेगा। डीएनए में उपस्थित अनुवांशिक सूचनाओं का मैसेंजर आरएनए में पहुंचना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि डीएनए द्वारा मैसेंजर आरएनए का निर्माण, यह अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। डीएनए, अभी आपने यहाँ पर
पूरकता का सिद्धांत अनुलेखन प्रक्रम को नियंत्रित करता है, ये जान चुके हैं, जिसमें एडिनोसिन थाइमिन की जगह पर यूरेसिल के साथ क्षार युग्म बनाता है। पिछली क्लासेस में आपको बताया जा चुका है, एडिनोसिन थाइमिन की जगह पर यूरेसिल के साथ क्या बनाता है, क्षार युग्म बनाता है। यद्यपि प्रतिकृति प्रक्रम के विपरीत किसी जीव के कुल डीएनए द्विगुणित होकर अनुलेखन के दौरान अपना एक रज्जुक अर्थात एक स्ट्रैंड आरएनए के साथ मिलाकर उसी का रूप ले लेता है, इसमें डीएनए की लड़ी व जगहों का पता चलता है जो अनुलेखन में भाग लेते हैं। अनुलेखन के दौरान दोनों जो टेम्पलेट हैं कि प्रतिलिपिकरण क्यों नहीं होती है, इसका साधारण सा उत्तर है, प्रथम दोनों रज्जुक किस रूप में कार्य करते हैं, टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं। तब उनसे विभिन्न अनुक्रमों वाले आरएनए अणुओं का अनुलेखन होता है। यहाँ पर याद रखेंगे, पूरकता का मतलब समानता नहीं है। अक्सर हम बोलते हैं ना कि ये इसके पूरक है, अर्थात यहाँ पर समानता से अर्थ नहीं लेना है। यदि प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं तब प्रोटीन में मिलने वाले एमिनो अम्ल का अनुक्रम भिन्न होगा। यदि इसी डीएनए का एक भाग दो भिन्न प्रोटीन का कूट लेखन करता है तब आनुवांशिक सूचना स्थानांतरण तंत्र द्वारा जटिलता उत्पन्न करती है। दूसरा, साथ साथ दो आरएनए अणुओं जो एक दूसरे के पूरक हैं, इनके निर्माण से द्विरज्जुक आरएनए का निर्माण होगा। इससे आरएनए के प्रोटीन में अनुलेखन नहीं हो पाता है और आरएनए का प्रयास व्यर्थ जाता है। अनुलेखन इकाई। अनुलेखन इकाई, क्या क्या इकाइयां हैं जिसके द्वारा अनुलेखन का कार्य होगा? उन्नायक, जिसको प्रमोटर कहते हैं, संरचनात्मक जिन, स्ट्रक्चरल जिन, और तीसरा है समापक, टर्मिनेटर। डीएनए में अनुलेखन इकाई के लिए ये तीन भाग होते हैं। ठीक है, तो अनुलेखन इकाई के संरचनात्मक जिन डीएनए के द्विरज्जुक का ही भाग है। चूँकि जो स्ट्रैंड्स हैं विपरीत ध्रुवता की ओर होते हैं, इसीलिए डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलकन केवल एक दिशा 5 एंड से 3 एंड की ओर ही उत्प्रेरित होता है। स्ट्रैंड जिसमें ध्रुवत्व 3 एंड से 5 एंड की ओर है वह टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं, इसीलिए यह टेम्पलेट रज्जुक कहलाता है। ध्यान से इस बात को समझेंगे। अनुलेखन इकाई के जो संरचनात्मक जिन हैं, सेकंड वाला ये देखिए, ये जो संरचनात्मक जिन है ना, तीन इकाइयां बताया आपको, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जिन अर्थात संरचनात्मक जिन, और तीसरा बताया टर्मिनेटर। तो इसमें जो ये स्ट्रक्चरल जिन है अर्थात संरचनात्मक जिन, वो किसका भाग है? डीएनए के जो स्ट्रैंड्स है उसी का भाग है। अब आपको मालूम है कि जो स्ट्रैंड्स है उसकी ध्रुवता कैसी होती है? 5 एंड से 3 एंड या 3 एंड से 5 एंड, अर्थात विपरीत ध्रुवता के होते हैं। कैसी होती है? विपरीत ध्रुवता। इसके स्ट्रक्चर में भी, डीएनए के स्ट्रक्चर में भी आपको मैंने समझाया है। ठीक है, तो चूंकि जो रज्जुक है वो विपरीत ध्रुवता की ओर होते हैं, इसीलिए डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलकन केवल एक दिशा 5 एंड से 3 एंड की ओर उत्प्रेरित होते हैं। अब जो स्ट्रैंड है जिसमें ध्रुवत्व क्या है? 3 एंड से 5 एंड, 3 एंड से 5 एंड की ओर होता है, वह टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं, इसीलिए यह टेम्पलेट रज्जुक कहलाता है। कौन सा रज्जुक कहलाता है? टेम्पलेट रज्जुक। दूसरी लड़ी जिसमें ध्रुवत्व कैसा है? 5 एंड से 3 एंड है, वह अनुक्रम आरएनए जैसा होता है। थाइमिन के अलावा इस जगह पर यूरेसिल होता है, अनुलेखन के दौरान स्थानांतरित हो जाता है। यह रज्जुक जो किसी भी चीज़ के लिए कूट लेखन नहीं करता, कूट लेखन रज्जुक कहलाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए कूट लेखन नहीं करता है वह क्या कहलाता है? कूट लेखन रज्जुक। सभी उपयुक्त बिंदु जो अनुलेखन इकाई के भाग हैं कूट लेखन रज्जुक से बने होते हैं। उन बिंदुओं की व्याख्या के लिए अनुलेखन इकाई के परिकल्पित अनुक्रमों को नीचे दिया गया है। देखिए, 3 एंड
ए, टी, जी, सी, ये सब क्या है, क्षार युग्मकों के नेम दिए गए हैं। ए अर्थात एडेनिन, टी से है थाइमिन, जी से है ग्वानिन, सी से है साइटोसिन, फिर एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, फिर वैसे एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये पूरा आपकी किस में जा रहा है, 3 एंड वाले में। ठीक, फिर 5 एंड टेम्पलेट रज्जु किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, फिर 5 एंड वाले में क्या हो जाएगा, 3 एंड का ए है तो 5 एंड में टी रहेगा, क्योंकि एडेनिन किससे जुड़ता है, थाइमिन, टी है तो ए रहेगा, थाइमिन तो उसके नीचे ए आएगा, फिर 3 एंड में अगर जी है तो उसमें सी आएगा। इसको ध्यान से समझिएगा, है ना, कूट लेखन जो हो रहा है आपको उसको देखना है, कूट लेखन की जो प्रक्रिया है किस प्रकार कोडिंग होती है। 3 एंड में आप देख रहे हैं 3 एंड 5 एंड टेम्पलेट रज्जुक लिखा है, इसमें ए, फिर टी, फिर जी, फिर सी, इसी प्रकार क्रम आगे जा रहा है। फिर उसके बाद ए आ जाएगा, फिर आपको टी दिखेगा, फिर जी है, फिर सी है, इस प्रकार आपको क्रम दिखाई दे रहा है। 5 एंड टेम्पलेट रज्जुक, लास्ट में लिखा है 5 एंड टेम्पलेट रज्जुक। इसी प्रकार 5 एंड से 3 एंड में जब जाएंगे, 5 एंड से 3 एंड वाला जो स्टैंड है उसमें रहेगा आपका, जैसे इसमें ए था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, फिर ये टी है तो यहाँ पर ए आएगा, ये जी है तो सी रहेगा, यहाँ पर सी है तो जी होगा। ठीक है, इस प्रकार लास्ट में 3 एंड कूट लेखन रज्जुक रहेगा। तो इस प्रकार आपका 3 एंड टू 5 एंड इसमें कूट लेखन होता है। यहाँ पर जो चित्र है, अनुलेखन एकल की आरेखीय संरचना, ये देखिए अनुलेखन एकल की आरेखीय संरचना दी गई है। 3 एंड, यहाँ से देखिए ये 5 एंड टू 3 एंड, और ये इधर से आ रहा है आपका। ठीक, तो संरचनात्मक जिन, अनुलेखन आरंभ स्थान, टेम्पलेट रज्जु, कोडिंग रज्जु, अर्थात दो जो रज्जु थे आपके डीएनए के, जो दोनों स्टैंड्स थे जो अलग हो रहे हैं, इस प्रकार जो दोनों स्टैंड है इसमें एक टेम्पलेट रज्जु की तरह कार्य करता है और एक कोडिंग रज्जु की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो इसके पहले आपको बता दिया कि कौन सा टेम्पलेट रज्जु की तरह कार्य करता है और कौन सा कोडिंग रज्जु। ठीक है, देखिए उपरोक्त डीएनए से अनुलेखित आरएनए के अनुक्रमों को कैसे लिख सकते हैं। आपको 3 इकाई बताया था, कौन कौन सी 3 इकाई, प्रमोटर यानी उन्नायक, स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा है समापक अर्थात टर्मिनेटर, जिसमें से आपके स्ट्रक्चरल जीन के बारे में अभी मैंने आपको बताया है ना। अब उन्नायक और समापक, उन्नायक और समापक तथा किनारे पर स्थित संरचनात्मक जीन अनुलेखन इकाई बना, तीनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, अनुलेखन इकाई। संरचनात्मक जीन के 5 एंड किनारे पर उन्नायक स्थित होता है। संरचनात्मक जीन के 5 एंड किनारे पर, ये देखिए इस चित्र में ये 5 एंड है ना, ये उन्नायक। तो आपको पता है संरचनात्मक जीन के 5 एंड किनारे पर क्या स्थित होता है, उन्नायक स्थित होता है। यह डीएनए अनुक्रम है जिससे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और अनुलेखन इकाई में स्थित उन्नायक टेम्पलेट व कूट लेखन रज्जु का निर्धारण करता है। समापक जो तीसरी इकाई है, समापक कूट लेखन रज्जु के 3 एंड किनारे, ये कूट लेखन रज्जु है, ये वाला ये कोडिंग रज्जु है, एक आपका टेम्पलेट रज्जु कहलाए, एक कोडिंग रज्जु। तो उन्नायन किस में है, आपके टेम्पलेट रज्जु में है। ठीक है, और जो समापक है वह किस में है, कोडिंग रज्जु में, कूट लेखन रज्जु। 3 एंड किनारे, किधर के किनारे पर, 3 एंड किनारे, समापक, ये देखिए ये समापक। तो ये आपका जो है नीले कलर का ये जो बना है ये हो गया आपका समापक और ये हो गया
उन्नायक। ठीक है, एक बार और आपको बता दूं, ये रेड कलर का दिख रहा है, ये क्या है? उन्नायक, और ये समापक। उन्नायक कहाँ पर होता है? उन्नायक जो है वह टेम्पलेट रज्जु उस पर होता है और उसके 5 एंड किनारे पर होता है, जबकि समापक जो है वो कोडिंग रज्जु के 3 एंड किनारे पर होता है। ठीक, इस प्रकार इसमें अनुलेखन प्रकरण की समाप्ति का निर्धारण होता है। समापक मतलब समाप्ति का, ठीक है, और उन्नायक मतलब स्टार्टिंग। इसके अतिरिक्त उन्नायक के प्रतिप्रवाह व अनुप्रवाह की तरफ नियामक अनुक्रम होते हैं। इन अनुक्रमों की कुछ विशेषताओं के बारे में जब जिन अभिव्यक्ति नियमन के बारे में वर्णन होगा तब आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। तो आपने देखा तीनों इकाई, संरचनात्मक जीन, उन्नायक और समापक, तीनों इकाई मिलकर के क्या कर रहे हैं? अनुलेखन का कार्य कर रहे हैं, डीएनए में अनुलेखन का कार्य करते हैं। या अनुलेखन आरंभ स्थान, ये देखिए यहाँ पर से अनुलेखन स्टार्ट होता है। ठीक है, ये एक इकाई उन्नायक, ये दूसरी इकाई संरचनात्मक जीन और ये तीसरी इकाई समापक, ये तीनों मिलकर के अनुलेखन का कार्य कर रहे हैं। तो ये एक रेखीय संरचना है। इस प्रकार आपको यहाँ पर मैंने अभी किस तरीके से अनुलेखन की क्रिया होगी उसके बारे में बताया है। उम्मीद है आप लोग को इतना यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे का मैं आपको अगले वीडियो लेसन में समझाऊंगी। धन्यवाद।